नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि मीणा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी संवाद। देसी संवाद में आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंतर्गत आने वाली कन्नौज तहसील के ग्राम कुलवाड़ में, जहां किसानों द्वारा अनशन किया जा रहा है। आइए जानते हैं सीधे किसानों से किस वजह से ये अनशन किया जा रहा है। आज विशेष की वार्ता में हमारे साथ जुड़े हैं किसान रवि मीणा जी। नमस्कार मीणा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये अनशन किस वजह से किया जा रहा है। ये अनशन इंदौर बुधनी रेल लाइन नई बीजी परियोजना है जिसमें भूमि के अधिग्रहण की जा रही है और उसी भूमि अधिग्रहण के विरोध में इसमें हमारी जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है। लगातार 2 वर्ष का संघर्ष चल रहा है और सरकार की वादा खिलाफी और अनदेखी से परेशान और त्रस्त हो गया दबाव के चलते हम ये अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो कौन कौन लोग इस अनशन में शामिल हैं, उनके नाम बताना चाहेंगे ग्राम के साथ। मैं रवि कुमार मीणा, ग्राम मांझीपुरा से। मेरे साथी किसान सी पठान तलवार से, गुरु खान पठान तलवार से, लेखराज तलवार से, रामेश सीराज तलवार से और संतोष जी छानवार से। पिता ये हमारी लड़ाई है 8 गाँव की, जिसमें 3 गांव के किसान यहाँ से प्रमुख रूप से और 8 गांव के धीरे धीरे किसान। अब सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती तो इन जो अनशन सदस्य पढ़ते थे। जी, तो आप कितनी जमीन के मालिक हैं और इस परियोजना के अंतर्गत आपकी कितनी जमीन अधिग्रहण हो चुकी है, ये जरा बताएं। हम सभी यहाँ सभी किसान अलग अलग कोई लगभग सीमांत है। कुल यहाँ 310 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है जो ये अनशन में बैठे हैं और जो प्रभावित जिन किसानों के अलाइनमेंट की लड़ाई है। वैसे तो ये परियोजना 6 से 7,500 किसानों को प्रभावित कर रही है। 6 से 7,500 एकड़ जमीन इसमें प्रभावित हो रही है और लगभग सभी 70% किसानों की संभवतः 70-80% भूमि उसमें जा रही है और पूर्णतः वो विस्थापित उस मामले में हो रही है, प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यतः ये अनशन 8 धनतालाब 8 से तलवार घाट के किसानों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 310 किसानों की 250 से 60 एकड़ भूमि की लड़ाई है। इससे 2 भागों में बंटने वाली भूमि है, ये कई सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे और यही हमारी मुख्यतः लड़ाई का आधार। जी, इसके आपने कहा जब आपको जमीन अधिग्रहण का नोटिस मिला तो सबसे पहले आपके मन में क्या साहब ये आया? सबसे पहले एक करोड़पति आदमी रोडपति हो गए। रात में हम सो रहे थे और जैसी भारत सरकार की अधिसूचना जारी हुई उस दिन हमारी करोड़ों की संपत्ति हमसे छीन गई और हम करोड़पति। तो आप अपनी जमीन को नहीं देना चाहते थे? जी बिल्कुल नहीं देना चाहते। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे कि कहा जाता है उपजाऊ भूमि बनने में 1200 से 4,000 से और उपजाऊ भूमि की कीमत क्या होती है ये किसान से भूमि देने का कारण ये है तो वही विकास में बाधक कोई नहीं बनना चाहता है, लेकिन विकास में विनाश का बलि का बकरा अगर किसानों को बनाया जा रहा है तो ये गलत। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, हम विकसित भारत 2047 की कल्पना लेके चल रहे हैं। ऐसे मामलों में फिर अगर किसानों का विनाश करना है, मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानी को खत्म करना है, तो हम इसके विरोधी हैं। हम इसमें हमारे पूर्वजों की उपजाऊ जमीन बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। क्यों कि इस पूरी परियोजना में सर्वाधिक अगर मूल्य की जमीनों को भी प्रोवाइड किया गया है, जबकि ये कहा गया है कि टेक्नोलॉजी अगर बढ़ चुकी है और देश विकास की ओर जा रहा है तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, तकनीक का सहारा लेकर कहीं ना कहीं हम किसानों को भूमिहीन होने से बचा सकते हैं। ये बचाना चाहिए और बचाना होगा। बगैर कर्णधारों के देश के अन्नदाताओं के वही करोड़ों जनसंख्या का जो पेट भरने का आधार है जमीन ही तो है, और अब उपजाऊ जमीन बची ही कितनी है, बस इसलिए हम ये जमीन। तो क्या सरकार की ओर से आपको जमीन अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा मिला? नहीं, उचित मुआवजा बिल्कुल नहीं मिला। क्यों? ये तो बोल ही नहीं सकते कि उचित मुआवजा मिला। उचित तो दूर की बात है, कौड़ियों के दाम। भाई जमीन हमसे छीनी जा रही है। अगर सरल शब्दों में कहे, भूमि अधिग्रहण एक बहाना होता है
एक प्रोसेस में, एक कानून में इसको डाल दिया गया है ताकि व्यक्ति सरकार का विरोध ना करे। जबकि भूमि अधिग्रहण को जितना लंबा बनाया गया है, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं है वो। अगर आप मुझसे मेरी जमीन विकास के नाम पे लेना चाह रहे हैं या कोई विकास कार्य वहां किया जाना है, तो मुझे उसी समय एक निश्चित समय अवधि हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 180 दिन, उस निश्चित अवधि में उसका मुझे व्यवहार मूल्य प्रतिफल मिल जाना चाहिए। उसके बदले वो राशि मुझे मिल जानी चाहिए, जिससे मैं अपने परिवार का, अपना स्वयं का, अपने पर निर्भर परिवारजनों का और आने वाली पीढ़ी का, क्योंकि मेरी जो पूर्वज है, जो धरोहर मुझे दे के गए, मुझे धरोहर के रूप में उनको सौंपना है कि यादें, उनके संघर्ष, उनकी तकलीफ हो। तो ये उचित मुआवजा तो ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इस पूरी परियोजना में इंदौर से बुधनी तक के 7 से 7,500 किसान अपने परिवारों का दर्द, अपनी तकलीफें बता ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे कई मीडिया भाई प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन उन पर काफी दबाव होता है कि आपको तकलीफें बयान नहीं करवानी है, बताना नहीं है ना। वो व्यक्तिगत रूप से मुझे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि मीणा जी ये तकलीफ है, और इस वजह से माफी भी चाहते हैं कि हम आपके साथ नहीं है, क्योंकि सरकार जो आवाज उठाती है उस आवाजों को दबाने का एक प्रयास है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपको उचित मुआवजा मिल जाए या आपकी नहीं, उचित मुआवजा जैसी हमारी कोई मांग नहीं है साहब। हम उचित मुआवजा, क्योंकि उचित मुआवजा किस चीज का, आपको क्या होता है, बहुत सारे किसान भाई तो अभी ये समझते ही नहीं है कि भूमि अधिग्रहण किस परियोजना में हो रही है। जैसे हाईवे अगर निकलता है तो एक बात अलग हो जाती है कि किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, तो 8 एकड़ का जो मूल्य है वो करोड़ों में बढ़ जाएगा, उसके व्यवसायिक उपयोग के लिए उसको खरीदी जाएगी। लेकिन रेल लाइन परियोजना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जहां से रेल लाइन गुजर जाती है वो एक महामारी के समान है, कि जिनकी भूमि पूरी चले गई वो तो विस्थापित हो ही जाएंगे, और जिनकी आधी अधूरी छूट गई है वो भी अनुपयोगी हो जाएगी, क्योंकि उसका मूल्य कभी नहीं घटता है। वो सीधे अगर हम बोलते हैं कि अर्श पे बैठे हैं तो फर्श पे आ जाएंगे, आसमान में है तो जमीन पे आ जाएंगे पूर्णतः, और इन जमीनों को अनुपयोगी हमें छोड़ना पड़ेगा, और ये कोड़ियों के दाम हमें से बेचनी पड़ेगी। तो ये जो भूमि अधिग्रहण के दंश से प्रभावित किसान है, वो अपना दर्द आपको बयां भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं हो पाते वो लोग। और उचित मुआवजा के नाम पर सरकार हमें दर दर भटकाने का प्रयास करती है, कभी एसडीएम कार्यालय, कभी कलेक्टर कार्यालय, कभी कमिश्नर साहब के पास, कभी कोर्ट। क्यों जाए हम कोर्ट? बस इसलिए हम ये जमीन नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन हमें देके गए हैं, जीवन यापन के लिए दी, और हम इसके लिए, भाई कोर्ट मेरी जमीन थोड़ी छीन रहा है जो मैं कोर्ट जाऊं, मैं क्यों जाऊं कोर्ट? कोई जाना चाहेगा का? कोई भी किसान नहीं जाएगा। क्यों जाए हम कोर्ट? नहीं जाएंगे। हमारी जमीन अगर प्रैक्टिकली भौतिक रूप से यहाँ ली जा रही है, तो हमें हमारी राशि, जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों, भैया 8 गाँव की तो अलाइनमेंट की मांग है कि यहाँ से हमारा सर्वे जो हमारे पास रखा हुआ है, पूर्व में भी यहाँ रेल लाइन नहीं थी, बाद में भी हमारे रेल मंत्री जी से माध्यम से मुलाकात हुई थी, उसमें ये कहा गया इस विषय को, तो ये 8 गांव के अलाइनमेंट चेंज के लिए हमारी मुख्यतः लड़ाई, और बाकी शेष गांवों के लिए जो मुआवजा 4 गुना की है, वो प्रावधान भी न्यायोचित नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि किसानों को 2 साल हो गए हैं, अभी तक उनको कोई मुआवजा किसी रूप में नहीं है। तो उचित तो छोड़िए, सम्मानजनक ये यूं कहे कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना राशि भी सरकार हमें छोड़े। मतलब आप ये कहना चाहते हैं तो आपको या आपके किसानों को पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी अधिकारी या प्रतिनिधि के द्वारा सुना नहीं गया, ये बताना चाहेंगे? नहीं, अधिकारी के द्वारा बिल्कुल ही सुना गया है, क्योंकि भू राजस्व जो अधिकारी जिसको नियुक्त किया है RVNL ने, जो भारत सरकार ने जो भी एजेंसी फोरम नियुक्त करती है, SDM साहब प्रथम भू राजस्व अधिकारी उनको नियुक्त किया गया है। अगर यहाँ उनको हमारी पूरी जमीन लेने का अधिकार है, जब हम यहाँ चाहते हैं कि सर हमें ये राशि कम मिली, हमारे बॉडी का इसमें नहीं हुआ, इस किसान का ये समस्या है कि इसकी जमीन जा रही है लेकिन इसको राशि नहीं मिल रही है, वो बोलते हैं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कमिश्नर जाइए, कमिश्नर साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास जाइए। कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो रेलवे भूमि अधिग्रहण में या रेल के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आर्बिट्रेटर कमिश्नर होते हैं, आप कमिश्नर जाइए। हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं। पूर्व में जब हम गए तो उन्होंने कहा मेरे पास तो अभी जानकारी नहीं है। बाद में जाते हैं तो बोलते हैं आपको एक याचिका डालनी पड़ेगी, लेकिन संभावना बहुत कम है इसमें राशि बढ़े। ये स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट रूप से कहा।
स्पष्ट रूप से एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय और पूर्व में जो हम पहले गए कमिश्नर महोदय से कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास ज्ञापन हमने दिए, हमारे पास प्राप्तियां हैं। ऐसा कोई भी शब्द ऐसा नहीं रहेगा कि हम निराधार यहाँ से बोल रहे हैं। ये पूरा दस्तावेजों का 2-3 फाइलें हैं। मेरे किसान लगातार 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। मानसिक हालत इतनी खराब हो चुकी है उनकी कि उनके घर वाले उनको पागल खाने में पागल हो गए। वो अपनी जमीन बचाने के लिए, अगर यहाँ ये कहा जाता है किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है कि आप किसानी कर रहे हो मतलब आपका सम्मान हम बढ़ा रहे हैं या आपके ऋणी हैं, ये आभार ऐसा सरकार दिखा रही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि यहाँ किसानों को सुना जाना। बिल्कुल एक कोई उचित फोरम नहीं है जिसमें भूमि अधिग्रहण की सुनवाई हो सके। और मुझे सुनने वाले प्रत्येक किसान जो भूमि के अधिग्रहण के दंश से प्रभावित है, ये जो भार उन पे पड़ा है, ये इस जो प्रताड़ना से वो जो गुजर रहे हैं, मैं जानता हूँ उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, और यही पीड़ा में व्यक्त करता हूँ और वो सभी लोग मुझसे सहमत। इसका मतलब आप स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि अधिकारी द्वारा या कलेक्टर द्वारा आपके जो प्रोजेक्ट है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, आपकी सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई इस पूरी परियोजना में। जब से हमारी भूमि अधिग्रहण वही से कहा जाता है 17-18 का कोई प्रस्ताव रहा है, 1 अप्रैल 2022 में अधिसूचना जारी होती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अधिसूचना 2022 में हमें प्राप्त होती है। गाइडलाइन पिछले 3 वर्षों में 2019-20 का जो सत्र था उसमें गाइडलाइन 20% कम कर देते हैं। पिछले 20 सालों से गाइडलाइन बढ़ाई ही नहीं गई है। तो जितना अधिकार देके भेजा जाता है कि आपके एसडीएम, आपके कलेक्टर, जिले के जिला न्यायाधीश होते हैं या मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो नाम होता है कि माँ बाप होते हैं, वो रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, वो सारा सपोर्ट हमें नहीं मिला। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सारी प्रोसेस है वो एक पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत आप लोगों को मतलब एक पूर्व नियोजित योजना के तहत आपकी जमीन अधिग्रहण की गई, आप ये सीधा आरोप लगा? हाँ बिल्कुल, ये आरोप ही इस बात का है। अलग अलग समय में सरकारों का अलग अलग जवाब रहा है कि जिस समय 20% कमी की उस समय सरकार किसी और पार्टी की थी, अभी कोई और है। हमें उस बचने में नहीं पड़ना। हमारा यही निवेदन है हाथ जोड़कर देश की जनता से, देश की सरकार से और देश के सर्वोच्च कानून से कि किसान इतना मजबूत है, खेती बाड़ी कर सकता है, संघर्ष से लड़ सकता है, लेकिन ये कानूनी दावपेच में अगर उनको आप उलझा देंगे तो वो खेती बाड़ी करे, अपने परिवार की देखभाल करे और या फिर वो कानून की सीढ़ियां चढ़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें एक सोची समझी प्लानिंग होती है कि कोई परियोजना 5 साल पहले प्रस्तावित हो जाती है, 5 साल 10 साल तक उसकी गाइडलाइन नहीं बढ़ाई जाती है, उसकी भूमि को मूल्यहीन कर दिया जाता है और जब उसे अवार्ड पारित करके ऐसे हाथों हाथ दे देते हैं कि 3 दिन में राशि लेना है, नहीं तो राशि लैप्स हो जाएगी। 3 दिन में व्यक्ति कहीं बाहर रहे तो राशि लैप्स हो जाएगी। जी, पूछना चाहूंगा 3 दिन में राशि लैप्स हो जाती है, आप किसी किसान के साथ ऐसा हुआ? नहीं, ये डराने का एक तरीका होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न करा है आपने। हम तो मरणासन पे बैठे हैं, झूठ बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मेरे बाद कितने किसान से आप पूछ सकते हैं कि 3 दिन में कोई राशि लैप्स नहीं होती। ये एक मानसिक दबाव बनाया जाता है। हुई क्या किसी की राशि लैप्स? आपने अगर 3 सालों में राशि नहीं ली है, ये 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो 3 दिन में राशि हुई क्या? ये सिर्फ एक मानसिक दबाव बनाया जाता है कि आप इस जमीन को छोड़ दो, आप लड़ाई मत करो सामने प्रशासन के, और आप कहाँ जाओ? कमिश्नर जाओ। राशि कम है तो वहां आवेदन लगाओ। कमिश्नर साहब जब बोल रहे हैं कि भैया राशि बढ़ने की संभावना नहीं है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, तो मैं कोर्ट क्यों जाऊं? भाई ये तो ये है कि हमें बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, बरगलाया जाता है कि किसी भी दबाव से आप जमीन छोड़। क्यों उन्होंने प्रॉपर एक योजना ही नहीं बनाई, एक प्रारूप भी नहीं है उनका। मान लो ये प्रारूप मुझे आप ये दे दें इस प्रकार से कि ये व्यक्ति से आप मिलोगे तो आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। वो व्यक्ति बोलता है मुझे तो पता ही नहीं। हम उससे पास जाते हैं, 2 महीने आवेदन निवेदन करते हैं, वो अधिकारी बदल जाता है। ऐसा आपके साथ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हमारे अवार्ड करने वाले एसडीएम साहब अलग थे, सुनवाई करने वाले एसडीएम साहब अलग है, और अब कब्जा करने वाले एसडीएम। एक किसान को 3 एसडीएम अधिकारी से अगर मिलना पड़ा तो पागल हो जाएगा। कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा।
यहाँ पे वो जानना चाहता हूँ, इसी बीच आपकी जमीन अधिग्रहण करने के लिए बुलडोजर साइड पे प्रशासन आया था, इस दौरान काफी विद्रोह आपके द्वारा किया गया। ठीक है, ये पूछा था कि इसी बीच आपकी जमीन अधिग्रहण करने के लिए बुलडोजर और प्रशासन जेसीबी वगैरह आई थी। जब वो आए थे उससे पूर्व में आपको नोटिस दिए थे या अचानक से आप जमीन अधिग्रहण करने के लिए आए? नहीं, इसमें हमारा जो अवार्ड पास होता है ये बहुत मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मेरे सभी सब किसान साथी भी वो सुनाना भी चाह रहे थे इस दर्द को कि 1 अप्रैल 2022 में अधिसूचना जारी हुई, किसानों ने दावे आपत्ति लगाई, जिनको पता था सूचना थी नहीं थी। अब इसमें क्या है, 2 न्यूज पेपर थे, एक फ्री प्रेस और एक स्वदेश, ये दोनों ही जो न्यूज पेपर है वो हमारे यहाँ प्रसारित नहीं होते हैं। बहुत जो किसान थे उनको ये सूचना नहीं थी कि आपकी भूमि इस रेल प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण कर ली गई है या इनका नाम इसमें है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि अगस्त 2024 में अवार्ड होता है और हमें राशि की जो सूचना है नवंबर 2000 माफ चाहूंगा अगस्त 2023 में अवार्ड पास होता है और नवंबर 2023 में हमें ये सूचना मिलती है। 4 महीने बाद जब वकीलों के पास जाते हैं तो उसमें तो दावे आपत्ति का समय निकल गया आपका। नवंबर 2023 में हमें जब सूचना प्राप्त होती है उसके बाद से हम लगातार कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी एसडीएम कार्यालय, कभी कलेक्टर कार्यालय, कभी कमिश्नर कार्यालय, इसका मतलब और जनप्रतिनिधियों का तो रह गई में इसमें जो चीजें हैं कि और उसके बाद लगातार दबाव बनाया जा रहा था जमीन छोड़े, हम पैसे ले या ना ले। हम विरोध में थे, हम राशि के विरोध में थे क्योंकि हमारी गाइडलाइन का 2 गुना ही मुआवजा राशि उसमें निर्धारित की गई है, तो वो राशि लेने ही हमको सिर्फ बुला रहे, बाकी हमारी कोई समस्या नहीं सुन रहे थे। और हमारी मुख्य मांग जो थी वो अलाइनमेंट चेंज की थी, तो हमने राशि का तो कभी संज्ञान लिया ही नहीं क्योंकि हमें जब जमीन देनी नहीं है, राशि लेना ही नहीं है तो वो कोई विषय था हमारा जो मामला। उसके बाद सरकार को ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, जो भी उनका दबाव हो, उस वजह से आकस्मिक रूप से उन्होंने पहला प्रयास 25 मई 2024 में किया था, माफी चाहूंगा 25 मई 2025 में ही प्रयास था। 28 मई में फिर रेल मंत्री से भी हम मिले, फिर 4 जून में भी अधिग्रहण के लिए टीम आई, जेसीबी कंप्लेंट वगैरह आई। उसके बाद पुनः 16 जून को और डरावनी वो रात थी हमारे लिए किसानों के लिए, देर रात किसानों की गिरफ्तारी की गई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे 8 बजे बड़ी पुलिस फोर्स आ गई, बहुत बड़ा एक जो बोलते हैं कि 600-700 लोगों की टीम थी। इसमें एडीएम साहब थे, एसडीओपी साहब थे, टीआई साहब थे, कई 2-3 जिलों के ऐसा बोलते हैं कि पुलिस फोर्स थी और प्रशासनिक अधिकारी थे। देर रात गिरफ्तारी किसानों की हो गई, महिला किसानों ने मोर्चा संभाला, जबकि ये सर्वविदित है कि 3 जून 2025 को माननीय रेल मंत्री जी ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे सांसद भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में जाकर हम जब मिल के आए तो वो रोक लगी हुई थी। अब क्या मालूम प्रशासन को क्या था, क्या लगी पड़ी थी कि नहीं जल्दी खाली कराना है या क्या दबाव था, और रोक के बावजूद वो जोर जबरदस्ती की गई। महिला पुरुष किसानों के साथ जबरदस्ती उनको वज्रवाहन में बिठाया गया, घुमा झपटी रही, उनको इधर उधर फेंका गया, उनको हटाया गया, विरोध करने वालों को वज्रवाहन में बिठाकर थाने ले जाया गया। ये मुंशी प्रधान साहब बैठे हैं या दादा प्रधान हमारे साथ है, ये रात भर थाने में रहे, इनको अम्बाड़ा जेल भेज दिया गया। अंकित मोराडिया, राहुल भाटी, ये वो हमारे किसान रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और एक जो कहना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण में कोई प्रावधान नहीं है गिरफ्तारी का, वो बोलते हैं शासकीय कार्य में बाधा है। मेरी निजी जमीन कैसे शासकीय हो गई, ये सब अनुचित बातें हैं और इसी के विरोध में हम ये परेशान या त्रस्त हो गए, क्योंकि साहब न्याय जो होता है वो सिर्फ ऊपर से बोला जाता है, कानून ये दिखाया जाता है कि आपको ये पालन करना है, लेकिन वही पालन जब एक अधिकारी कर्मचारी को करना होता है तो वो नकार देता है। इसी प्रकार का कोई लेख या उल्लेख हमारे पास नहीं है, तो वो सूचना हमारे पास नहीं थी कि टीम कब्जे में आएगी। वो तो बस देर रात हम हमारी बैठक मीटिंगें कर रहे थे, किसानों को उठा ले गए। अगर ऐसी कोई सूचना होती तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार होते। जी, आपने कहा देर रात किसानों को उठा लिया गया, क्या उसमें आपकी भी गिरफ्तारी हुई? हाँ, मेरी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास थे। मैं देर रात अलग अलग 2-3 जिलों में मैंने सफर कर रहा उस रात में, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि गिरफ्तारी अगर होगी किसान की तो वो मौके पे सी, पूरी टीम की तैयारी थी, मौके पे गिरफ्तारी थी। हमारे क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा जी ने काफी प्रयास करा कलेक्टर महोदय से बातचीत की, किसानों के साथ ये जाती ना हो, और फिर कलेक्टर महोदय को भी ऐसा लगा कि शायद किसानों को यही भड़का रहे होंगे, तो उन्होंने उनको अनदेखी की
नहीं गए। और फिर मौके पर दूसरे दिन किसान पहुंचे तो 4 किसान हमारे गिरफ्तार रहे, बाकी किसानों को वज्रवाहन में बिठाकर मौके से गिरफ्तार किया गया। तो प्रयास तो रहा उनका, लेकिन हम कब्जे पे आए, मौके पे आए और हमने कब्जा रुकवाया जी। और यही हमारी लड़ाई थी। इस दौरान आपको प्रशासन सरकार द्वारा कोई गिनती या दबाव बरसियां किया गया? 4 जून 2025 को वज्रवाहन में बिठाकर मेरी गिरफ्तारी उस समय दी गई थी। मेरे साथी किसानों का विरोध रहा, हमारे सरपंच साहब साथ में बैठे और हमारे जितने भी किसान साथी वो सब गाड़ी के वज्रवाहन के नीचे, वाहन के नीचे जाके सो गए थे। 2 बार गिरफ्तारी रही और दोनों बार उन्होंने मुझे शासन से बचाया। दबाव तो काफी आए, आपके ये धाराएं लग जाएंगी, आपको ऐसा हो जाएगा, आप क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, आप शिक्षित हो, आपके पास तो पूरी जिंदगी है, पूरा जमाना है, आप कुछ भी कर सकते हो, बाप दादाओं की आपकी काफी संपदा है, धन है, आप क्यों रोड़ा बन रहे हो विकास में। ये सब मानसिक रूप से काफी दबाव बनाया गया और ये 2 वर्षों से दबाव को मैं झेल ही रहा हूँ और मैं चल भी रहा हूँ और लड़ भी रहा हूँ। इसी बीच कुछ अफवाहें हमने सुनी कि आपको पैसे द्वारा खरीदने का प्रयास किया गया या आपको पैसे प्रकट किए गए, इससे हाँ, सुनिए। ये रही भी है। कई तथ्य ये है कि जब हम धरना, आपको मैं बताना चाहूंगा कि फरवरी 2024 से अगस्त 2024 तक हमने धरना प्रदर्शन किया विराट चौपाटी। वो एक बहुत बड़ी सौदा थी रेलवे प्रोजेक्ट में और लगातार 6 महीने के धरना प्रदर्शन के बाद माननीय विधायक पंडित आशीष शर्मा जी बहुत एक दिन इंसान है, उन्होंने किसानी पीड़ा को समझा, बात की। क्योंकि जिस समय हमारी भूमि अधिग्रहण की गई, राज्य सरकार के चुनाव थे, फिर केंद्र सरकार के चुनाव थे, फिर केंद्रीय कैबिनेट मंडल बना, मंत्रियों को प्रभार दिया, तब तक वो मई जून का दौर आ गया। और जब उनको मिला वही जून जुलाई में, अगस्त में उन्होंने किसानों के साथ लगातार संपर्क में रहे और अगस्त 2024 में उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री क्षेत्रीय सांसद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे उन्होंने बातचीत की। उन्होंने किसानों को अपनी पूरी तकलीफ, क्षेत्रीय विधायक ने उनको बताई, किसानों को पहले उनसे मिलाया, बातचीत समझी कि क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। तो विधायक जी का पूरा सपोर्ट? हाँ, बहुत समर्थन उनका रहा है, पूरा समर्थन रहा। वो एक भावनात्मक रूप से वो इतने जुड़ गए हैं कि अगर हमें आंसू आ रहे हैं तो रोना उनको आता है ना। अगर मैं माँ नर्मदा के उपासक हैं और भगवान महाकाल को मानते हैं और मैं मरणासन पे हमारे किसानों के साथ में बैठा हूँ और अगर मैं झूठ बोल के जाऊंगा तो शायद मुझे नर्क में भी जगह नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत देवता इंसान है और उन्होंने जिस प्रकार हमारी तकलीफ को समझा है, जीवन ऋणी और आभारी रहेगा उनका। अब वो एक अलग बात होती है, पार्टियां क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, कि आपके विधायक साथ है, काम क्यों नहीं हुआ। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो विधायक महोदय हैं उन्होंने हमारे विषय को केंद्रीय जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो मुलाकात हुई थी रेल मंत्री जी से, हमने पूरा विषय हमारा रखा है वहां पर। पूरा विषय मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे के माध्यम से, क्योंकि सही बात अगर पूछी जाए तो आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतने लंबा समय इस पीड़ा को जानने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मीडिया साथी है भाई, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं, उनकी कोई लिमिटेशन रही है और समय का अभाव है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में संभव नहीं हो पाता है इतना समय दे पाना। तो मैं स्पष्ट आपके कैमरे में बताना चाहता हूँ कि पूर्व में ये 3 सर्वे हर परियोजना में जैसे कि होते हैं, सरपंच साहब इसको पकड़िएगा, ये 3 अलाइनमेंट उसमें रखे गए हैं। एक इधर आस्था रूट से है, पूरा जंगल से लिया गया है। एक जो इंदौर की पड़ती बंजर शासकीय जमीनों को प्रभावित करते हुए ये काटाफोड़ वाला जो क्षेत्र एक लिया गया है, इससे घुमाकर 2 लोकसभा विधानसभाओं को इसमें लाभ देते हुए निकाला जाए। लेकिन एक स्ट्रेट निकाला गया है, जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, ये अल्टरनेट वाइबल जो हुआ है, नॉट वाइबल और वाइबल, ये जो है वर्तमान में ये प्रस्तावित रूप है। अब इसी के विरोध में, क्योंकि ऐसा पहले कहा गया है परियोजना के बारे में, इसकी पहले कुछ दूरी 206-208 किलोमीटर थी और अब 158 किलोमीटर की गई है। तो दूरी जो कम की गई है वो जो है, ये जो रेड लाइन जा रही है, ये अभी प्रस्तावित है। माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात के बाद ये हमें नक्शा रिवाइज हुआ है, ये फार्मर डिमांड इसमें लिखा हुआ है। हमें ये बोला गया कि कितने किसानों की इसमें जमीन जा रही है
वो हमने कह दिया राजस्व विभाग को आपको ही पता करना है। वो मूलतः पूरा जंगल जंगल है, इधर कालापाटा से शुरू हुआ, सुंदराल तक जाएगा, सुंदरेल, मालजीपुरा, कलवार, और कलवार से सीधे ये कलवार घाट जो किलौदा से वायडक में ये मिल जाएगा। ये इस प्रकार बनाया भी गया, ये हमारी तरफ से नहीं बनाया गया है, ये आरबीएनएल ने ही हमें बना के प्रस्ताव दिया है। छाछठ से ये 82 की वो यात्रा है इनकी 16 किलोमीटर का, इस प्रकार से आपको यह अलाइनमेंट को मान दिया जाएगा। तो माननीय विधायक जी ने ये मुलाकात उस समय कराई थी और ये उसी का परिणाम था। उसके बाद ही हमने धरना समाप्ति की और ये रिवाइज सर्वे को वापस अप्रूवल के लिए आरबीएनएल या रेल मंत्रालय भेज दिया गया। जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो आप ये दस्तावेज दिखा रहे हैं, सर्वे की जो सूची हमें दिखा रहे हैं, ये आम व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं होती। हाँ जी, तो आपको ये कहाँ से उपलब्ध है, किसके माध्यम से उपलब्ध है? ये बहुत, ये मानते चले कि एक सौ इंटरनेट का जमाना है और अधिकतर चीजें तो वहाँ उपलब्ध है। कॉन्फिडेंशियल जो फाइलें होती है वो कार्यालयों में आपको जानी पड़ेगी और संबंधित अधिकारियों से लेनी पड़ेगी। इसमें कुछ तो लोक सेवा केंद्र आवेदन देने से भी प्राप्त हो जाती है, कुछ अगर नहीं मिलती है तो आरटीआई के माध्यम से आपको निकालनी रहेगी, और कुछ अगर अधिकारी बहुत देखदिल हैं या बहुत बाय हार्ट अगर किसानों से जुड़े हैं कि भाई जिनके अंदर एक दया है, उनके भाव है, तो वो नाम ना देने की शर्त पे या नाम सामने ना लाने की शर्त पे वो सामग्री को मुहैया, उसकी एक कॉपी हमें प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि विधायक जी का पूरा समर्थन आप किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर रहा। कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनकी तरफ से क्या पहल रही है आपके? हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। सभा या सांसद क्षेत्र के लोग, किसान भाई प्रभावित हो रहे हैं, तो सभी विधायक सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, भाई जिन किसानों ने जितनी लड़ाई लड़ी है, भाई जितना प्रयास उन्होंने किया है, तो उन्होंने पत्र भी लिखे हैं। वो पत्र आप देख पाएंगे हमारे धरना प्रदर्शन स्थल पे भी लगे हुए हैं और सबने अपना अपना लिखा है। लेकिन इसमें जो विशेष एक जो प्रयास होना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा, खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, मुरली भोरा जी, इन्होंने जो लेटर लिखा है और उस पत्र में ये लिखा है कि जिन किसानों की जमीन जा रही है, छोटे छोटे किसान है, 2-2 एकड़ के, वो खत्म हो जाएंगे। 5-5 एकड़ की जमीन है, 2 एकड़ जा रही है, 1-2 एकड़ जो शेष बच रही है उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है ना। तो उस बारे में उन्होंने लिखा है कि पड़ती बंजर जमीनों से इस प्रोजेक्ट को निकाला जाए, ये जहाँ संभव हो अलाइनमेंट को बदला जाए। और ये खासकर 8 गाँव के लिए तो तीनों विधायक और सांसदों ने स्पष्ट लिखा है कि इसमें ये रूट को बदला जाए। ये जागती है सरासर बढ़ती बंजर और अनुपजाऊ जमीन से इसको ले जाया जाए, और स्पष्ट लिखा है कि गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की ये शिकार हो जाए। अब ये क्षेत्रीय विधायक और खंडवा सांसद जी के सब, भोरा जी ने भी उसमें लिखा ही है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इन पत्रों को संज्ञान में लेते हुए कि जब पीड़ा जायज़ है उन किसानों से को लेकर हम गए भी, कई बार माननीय सांसद जी ने समय भी दिया, मिले भी, उनका पूरा अधिकारीगण जो साथ रहते हैं उन्होंने मिलाया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इन 2 वर्षों में जो जितनी बार हम भोपाल गए, हम अपने पूरे जीवन काल में है ना। तो माननीय विधायक जी का बहुत अच्छा उसमें सहयोग रहा और सांसद जी ने धरना प्रदर्शन को समाप्त कराने से पहले रेल मंत्री जी से मिलवाया, और जैसे कब्जे के लिए प्रशासन ने जब दबाव बनाया दूसरी बार, तब भी 25 मई 2025 को एक लाड़कू गाधा की यात्रा थी, उस समय हमने उनका रास्ता रोका और किसानों की समस्या से उनको फिर पीड़ा, उनको तकलीफ बताई कि साहब रोक लगी है फिर भी अधिग्रहण कर रहे हैं। तो उस समय एक लेटर का हवाला दिया था कि आरबीएनएल ने एक लेटर जारी किया है कि आपकी मांगे निराधार है, इस पर कोई सच्चाई नहीं है, ये बेईमानी है एक प्रकार से जो आप मांग रहे हो, और उसका हवाला देकर वापस कब्जे की कार्रवाई। ये हमारे एडीएम बिहारी सिंह सर एक हुआ करते हैं, उस समय अभी तो है नहीं, हम पता नहीं। ये वीडियो है हमारे पास साक्षी के रूप में एक मीडिया रिपोर्ट में कि ये बेईमानी है, ये जो मांग है वो नाजायज है। बस यही सिस्टम है, बस इसी के विरोध में ये मरणासन पे बैठे हैं हम, कि जब हमें कोई सुनने वाला ही नहीं है तो ऐसा जीवन जीना ही क्यों। तो उसी को मैं कंटिन्यू आपको बढ़ाना चाहूँगा कि माननीय सांसद जी ने, जो क्षेत्रीय सांसद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से 2 मुलाकात कराई है, अपने विषय को वहाँ रखा भी है।
और केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने पहली बार भी सुना, दूसरी बार भी सुना। उन्होंने इसमें बजट का हवाला दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ 8 तहसीलों को जोड़ता है। इंदौर, देवास और सीहोर जो जिले हैं उसमें ऑलरेडी रेल परियोजनाएं संचालित हो रही है, ये चल रही है। इसमें ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो हम इसमें बजट भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इंदौर से बुधनी सभी किसान मुआवजा राशि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लगातार 2 साल से। तो 2 वर्षों में ये हुआ है कि उन किसानों की पीड़ा को उनके विधायक संशोधन पत्रों के माध्यम से भेजा है। तो ये हवाला दिया गया है कि बजट नहीं है। अगर विकास कार्य के लिए बजट ही नहीं है तो फिर रेल मंत्री या सड़क मंत्री ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है? तो फिर क्या किसानों के लिए ही पैसों की कमी है? और यदि पैसों की कमी है तो ऐसे विकास कार्य रोक देना चाहिए, फिर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। तो माननीय सांसद जी से भी हमारा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि उन्होंने जो प्रयास किया वो अभी तक के लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि वो तो उनकी तो ये है कि वो सरकार है अपने आप में, वो सरकार की सरकार कौन, अगर वो चाहें तो हमारा निराकरण 2 दिन में भी कर सकते हैं, 2 घंटे में भी कर सकते हैं और 2 मिनट में भी कर सकते हैं, है ना। तो माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा इस फोरम से निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमारी मांगों को माना जाए। क्योंकि मामा जी आपके क्षेत्र में हमारे पूर्वज, जैसे कहा जाता है कि पार्टियों से बने हुए हैं, हमारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, है ना। हमसुम ये जो क्षेत्र है यहाँ के आप सांसद हैं और बहुमत से जीते हैं। आपको हमने दिल खोलकर वोट दिए हैं, है ना। यहाँ कोई किसी प्रकार की राजनीति से प्रेरित नहीं है। यहाँ मुंशीदादा प्रधान है, वो भाई है, मैं हूँ, मेरे साथी किसान हैं, ये सब जो अनशन पे बैठे हैं वो आप ही के मतदाता रहे हैं और आपसे बहुत अगाध प्रेम करते हैं, और आज अपनी ज़मीन बचाने के लिए आपसे ये करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि आप इनकी ज़मीन उसको बचाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा और विश्वास है। जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपने कहा इस पूरी प्रोसेस के दौरान आप केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से मिले हैं, तो उनके द्वारा आपको एक लेटर प्राप्त हुआ, क्या लिखा था? पूर्व में जो लेटर था वो सर्वे के लिए था। पूर्व में जो लेटर है वो सर्वे के लिए था कि काम पर रोक लगाई जाए। तत्काल उन्होंने फ़ोन लगाया जो भी उनके OSD उनके माध्यम से कि इस कार्य को रोका जाए, अधिग्रहण खासकर, क्योंकि उस समय भी टीम आई हुई थी हमारे यहाँ, तब बिल्कुल कार्य को रोका है। ये तो बिल्कुल बोलना पड़ेगा कि अगस्त 2024 में तत्काल कार्य को रोक दिया गया। 8 गाँव की भूमि अधिग्रहण काम पूरी तरह इसको रोक दिया गया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, 22 अप्रैल 2025 में एक लेटर आया कि आपकी सारी मांगें निराधार हैं, आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा। फिर जब हम 28 मई 2025 को माननीय रेल मंत्री जी से पुनः मिले, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी के साथ सहयोग से, तो उसमें एक 3 जून का लेटर है, वो स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें कि दिशा निर्देश फिर दे दिए गए हैं आपकी जंगल पड़ती बंजर भूमि के लिए। विधायक जी के लिए लेटर आया हुआ है। विधायक जी को के पत्र लगे हुए, क्योंकि जब क्षेत्रीय विधायक और सांसद के पत्र लगे तो रिप्लाई भी उनको आता है, तो उनको उसी संबंध में वो पत्र मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो लेकिन एक बात हमारे आप सुना नहीं जा रहा है, लेकिन आपने स्वयं कहा कि माननीय आपके जो सांसद हैं शिवराज सिंह जी चौहान और अश्विनी जी वैष्णव से आप स्वयं 2 बार मिल चुके हैं। माननीय सांसद जी का आप जब भोपाल गए आपको उनके समय दिया, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा सुनवाई की? आप स्वयं बता रहे हैं कि जब भी गए आपको पर्याप्त समय दिया है। तो यही तो बात है, आधार बात हो गई। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि कथनी और करनी में अंतर है। जैसा भाई, जैसे हम बताना चाह रहे हैं कि विधायक जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी मांग को सांसद तक पहुंचाया, है ना। एक अच्छा मतदाता क्या कर सकता है, एक अच्छा विधायक और सांसद चुन सकता है। हमारी बात को ऊपर पहुंचाया जा चुका है। अब अगर जो सर्वोच्च फोरम है भाई, निराकरण तो वही करे, तो वहीं से तो निराकरण नहीं हो रहा है कि आपने अगर जब ये सर्वे के लिए मुझे नक्शा दे दिया है ना, और आपने बोल दिया कि अलाइनमेंट चेंज होगा, ये न्यूज़ भी पत्रिका न्यूज़पेपर में जारी हो गई थी कि अलाइनमेंट चेंज हो गया है, किसानों में खुशी की एक लहर, है ना, पूर्ण एक भरोसा भी था। विधायक जी ने भी ये स्पष्ट कहा है कि अपना काम हो गया, माननीय सांसद पटेल जी ने भी कहा। उसके बाद जो लेटर आया 22 अप्रैल 2025 में कि नहीं, आपका ये सब दरकिनार कर दिया गया है और आपको सीधे यही ज़मीन इसी अलाइनमेंट से, तो कहाँ सुना भाई, मुलाकात के तथ्य हैं।
सबूत है, तर्क है, सब कुछ है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान हुआ क्या? समस्या तो वही सुना जरूर गया है लेकिन करा कुछ नहीं। समाधान नहीं किया। भाई समस्या को सुना गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं। इसके लिए आप अगर समस्या का समाधान हो जाता तो आप भी जानते हैं कि कौन इस दुनिया में बेवकूफ़ होता है जो अपनी पत्नी बच्चे बीवी सबको लेके धरना इसके लिए आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं कि वहाँ पर आप हाँ, इसमें देखिए क्या होता है, वहाँ जाने की भी एक प्रक्रिया है और बहुत खर्चीली प्रणाली है। ऐसा नहीं है, ये मुझे पता था कि भाई एक रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता चुन ले। हमारे माने जो एग्जीपी है, हमारे जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट भी एक रास्ता होता है, और लोग जो पुराने बताते हैं तो साधारण हम गए भी, कई अधिवक्ता महोदय से मिले हैं, वकील महोदय से, उन्होंने कहा मीणा जी इसमें स्टे ये परिवर्तन जैसी कोई चीज़ अगर हमारे उसमें तो नहीं है, बाकी जो बड़े वकील हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, और अगर रोक तो शायद लोक कल्याणकारी परियोजना के लिए कहा जाती है कि कोर्ट में उसमें स्टडी करती है कि वो जनहित के लिए कार्य होते हैं। तो प्रयास हमारा पूरा रहा, उसमें हमारी तरफ से कोई याचिका है उसके लिए नहीं लेके गई, हमने जनप्रतिनिधि को ही सुना गया है, क्योंकि कोर्ट में इसका स्टे या किसी प्रकार की रोक लगाने के अधिकार उसमें नहीं है, क्योंकि वो पहले से विकास कार्यों में कोई पुलिया वगैरह जो बना देते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का स्टे न आए। और प्रयास हमारा पूरा था कि हम वकील महोदय से मिले हैं, और आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, इंदौर संभाग और भोपाल संभाग के जो हमारे किसान महोदय हैं, किसान भाई है, वो बहुत अभी आने वाले अनशन में या आप उनसे मिल भी सकते हैं, वो गए हैं, वहाँ से उनकी याचिकाएं खारिज हुई। ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रशासन को भी ये तकलीफदेह होगा कि जो एक भ्रम फैलाया गया था कि आप कमिश्नरी चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए, वहाँ से आपको राशि की प्राप्ति होगी। कमिश्नरी से उनके जो केस है वो खारिज कर दिए गए हैं, जो आदेश है खारिज होने के वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो तर्क मेरे पास प्रस्तुत है, प्रमाण उसके। और इंदौर और भोपाल जो संभाग लगता है हमारा उज्जैन लगता है, हम तो गए ही नहीं, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि भाई वो प्रकरण, क्योंकि हमें मालूम है जब 2 जगह खारिज हो गए तीसरे भी होंगे, तो जो निराकरण कर ही नहीं सकता उस फोरम में हम क्यों जाएं? भाई RBNL को नियुक्त कर रहा है, RBNL ने कमिश्नर नियुक्त करा है, जिस एजेंसी ने उसको नियुक्त किया है वो उसके खिलाफ फैसला देगा ही नहीं, क्योंकि राशि बढ़ानी होती तो एजेंसी भी बढ़ा देती। भाई मेरी ज़मीन अगर 50 से 60 लाख या 1 करोड़ रुपए कीमत की ज़मीन, आज मुझे विकास के नाम पर उससे लिया गया तो मुझे कीमत यही मिलनी चाहिए। कोर्ट ने वो ज़मीन नहीं ली, कोर्ट ने हमारी ज़मीन कोर्ट ने ली है क्या? नहीं ली, हमारी ज़मीन सरकार ने ली है, हम मांग भी सरकार से ही करें। भाई कोर्ट अगर हम चले भी जाते हैं तो कम से कम वो 10 से 12 साल की क्रम में लड़ाई है, जब तक तो भाई मेरी तो औलाद वैसे भी नहीं है, और मेरे साथी किसान हैं जिनकी औलाद है वो भी बूढ़ी है, और देर से मिला हुआ जो न्याय होता है वो अन्याय जैसी होता है। ये कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हैं या उनकी टीका टिप्पणी रही है, या सर्वोच्च संस्था का भी बार बार यही कहना है कि न्याय अगर मिलना है तो बहुत ही जल्दी और सही समय पर सही तरीके से मिलना चाहिए। इसलिए हमने कोर्ट को नहीं, ये दरवाजा नहीं इसलिए आपने कोर्ट की जगह शासन से अपनी मांगे सम्मुख रखी है। तो आप अभी क्या चाहते हैं, मतलब मार्ग में संशोधन हो या मुआवजा मिले या ये परियोजनाएं क्या? हाँ, ये बहुत आबाद आपने अच्छी बोली है कि ये पूरी इंदौर सुबुतनी पूरी परियोजना जो है तो इसका किसी ना किसी प्रकार से आरोपी बनाया होगा, कोई रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट निकाला होगा कि कितना इससे फ़ायदा हो रहा है, कितना इससे नुकसान हो रहा है, क्या हमारे लिए रेल लाइन है या रेल लाइन है, ये क्या बदलाव करेगी, या तो ये जनमानस में उस चीज़ को फैलाया जाए। प्रत्येक किसान को जैसे डराया धमकाया गया है तो ऐसे प्रत्येक किसान को उसके फ़ायदे भी बताए जाए। हम जितना जानते हैं हमने 2 वर्षों में संघर्ष किया है, फ़ायदे कब होंगे ये मुझे नहीं पता, कितना रोज़गार मिलेगा मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसमें जो रोज़गार बढ़ेगा क्या विकास होगा, क्योंकि कई परियोजनाएं होती हैं जिनमें कई बातें कही जाती है कि इतने करोड़ का फ़ायदा होगा, इतना रोज़गार होगा, अंत में कुछ नहीं होता, क्योंकि 7,500 किसानों की भूमि ली जा रही है, उन पर निर्भर लगभग 5, 7, 10 परिवार में सदस्य हैं जो निर्भर हैं, वो आज इन किसान से अपना किसान खेती से क्या कर रहा है, इस कृषि भूमि से जीवन यापन कर रहा है, तो वो डायरेक्ट ही 60 से 70 हज़ार लोग भूमिहीन या निराश्रित हो रहे हैं, या बेरोजगारी की भेंट चढ़ रहे हैं।
इसीलिए जो से आपने कहा है कि क्या इसको लेके चलना चाहिए, क्या मानना चाहिए, तो मैं बस यही कहूँगा कि इससे कोई फायदा नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से 7,500 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनका पूरा परिवार हो रहा है, उनके आने वाली पीढ़ी। आप कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से 7,500 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन रेलवे परियोजना में आपको बता 87 से 90,000 शायद किसान पूरे परिवार को प्रभावित पूरे पूरे अगर हर प्रत्येक व्यक्ति में एक मल्टीप्लाई हम करते हैं, क्योंकि 7,000 का तो देखो मैं चाहता है कि आप जो विषय प्रसारित करेंगे, हमने जब धरना प्रदर्शन किया था तब के हमारे पास ये पूरे प्रमाण है, तब हमने ये दस्तावेज इकट्ठे किए थे। इनमें लिखा है स्पष्ट, अलग अलग पूरे 3 जिलों के 8 तहसील के ये 7,500-8,000 ये किसानों का भविष्य बन। ये वो अधिसूचना में बहुत बात कर रहा था कि हम रात में जब सोए थे जब करोड़पति थे, और जैसे ये जारी हो गई होती ना करोड़पति, हम रोड पे आ गए, कंगाल हो गए उसके बाद हमें कहीं नहीं सुना। गाँव में बेसिकली किसान वो रहते हैं। आजकल तो वैसे शिक्षा का स्तर काफी उच्च हो गया है, लेकिन एक किसान जो अपने बीमे की प्रीमियम राशि भरता है और उसके बाद भी उसको बीमा नहीं मिलने पर भी वो ना तो रोड जाता है, बैंक जाता है, वो ये सोचकर चुप हो जाता है शायद मेरी प्रीमियम नहीं कटनी होगी या किसी वजह से सरकार ने मुझे बीमा नहीं दिया होगा। आज ये जो किसान आपके साथ बैठे हैं तो 2 साल से कंटिन्यू मतलब इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो इस सब की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? ये सबका जो प्रमुख है वो आप इनको लेकर चल रहे हो या आपको भी कोई गाइड कर रहा है? कि जैसे कि मेरा नाम और मेरा एजुकेशन प्रारंभिक कलवार से ही रहा है। मेरा मालीपुरा में प्रारंभिक शिक्षक रहा, शिक्षा रही है। माध्यमिक शिक्षा मैंने कलवार से प्राप्त की है। समीपी एक गांव में पानी गांव, वहां से मैंने उच्च शिक्षा और सेकेंडरी एजुकेशन मैंने वहां से प्राप्त की है। एजुकेशन मेरा अलग अलग जिलों से अलग अलग कॉलेजों से रहा। मुख्यतः शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का छात्र, वही मैंने यूजी किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स मैंने वहीं से किया। इतिहास में भी मेरा एमए है और भी कई सब्जेक्ट्स है जिसमें मैंने एमए किए हैं। मैं बीएड होल्डर, सीटेड भी है मेरे पास, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। साथ में मैं इकोनॉमिक्स से नेट क्वालिफाई हूँ। 2013-14 में मेरे गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद रहा और उनकी दिली इच्छा थी कि रवि जीवन में कुछ करे, कोई अधिकारी पद पे जाए और या कुछ ऐसा करे कि लाइफ में एक उदाहरण रहे। और मेरा भी एक सपना था, मैं मेरे गुरुदेवों की अगर इतनी उम्मीदें मुझसे हैं, माता पिता की बड़ी चाहत रही है। मैं जब आप परिचय अगर जान ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। मैं मेरे पिता स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी में, माता का नाम श्री लीला भाई, दादा श्री भगवान जी मेहर बहुत प्रसिद्ध और बड़ा रहे, 150 रुपये पुरस्कार जमाने में। दादी माँ छोरी भाई मेहर, नाना जी, सभी कहीं ना कहीं भाई ये कहते हैं कि प्रेरणा तो हमारे ये खून में है, कई पीढ़ियों से जुनून उसमें देखा गया है। दादाजी भी बहुत मेहनती थे, पिताजी भी बहुत धन परायण व्यक्ति थे और दुख तकलीफ कभी उन्होंने किसी को दी नहीं है। और उसी बस वो प्रेरणा कहीं ना कहीं मेरे जीवन में गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद और गुरुओं का जो सहयोग, मार्गदर्शन और जो आशीर्वाद मिला, उसी ने प्रेरणा दी है। और खासकर जब भूमि अधिग्रहण में मेरी जमीन आई है, अधिकारियों से मैंने संपर्क करा है, मैं भी इतना कष्ट हो गया, परेशान हो गया, मुझे ऐसा लगा अब लड़ना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति एक तो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं रही। और हर व्यक्ति को इतनी जानकारी नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा कि अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर व्यक्ति का कोई छोड़ेगा। मेरे बहुत सारे गुरु हैं, आदर प्रणाम करता हूँ, धर्म वंदन करता हूँ और उनकी से मार्गदर्शन मुझे मिला है। वे प्रशासनिक अधिकारियों से मुझे मार्गदर्शन मिला और कई रिटायर्ड आईएएस का भी मैं ये बोलूंगा, मैं नाम स्पष्ट नहीं करूंगा, कई रिटायर्ड आईएएस रहे, कई मुख्य होते रहे और हमारे मतदार साथी रहे, हमारे साथी बैठने हुए हैं।
और उनका बहुत सहयोग मांगता है, कई जानकारी हम बताते रहने वाले रहेंगे। तो बहुत सारे समय के अभाव में तो उनके नाम भी आज नहीं हो पाएंगे, बाकी बहुत लोगों का हमारे तस्वीर नहीं मेरे साथ है, तो हम ये ट्राई करते हैं। वो आपने उसको कौन सी संचालित करता पूर्व में मैं कई संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ। 2013-14 से कई कोचिंग संस्थानों को हमने संचालित किया है। कई जगहों में हमारी संस्थाएं रखा हुई और अलग अलग स्तर पे एजुकेशन को नए रूप में देखा गया है कि जो पहले जिन बच्चे होते हैं उन्हें कैसा पढ़ाया जाता है, जिन बच्चों को अंडर अचीवर कहा जाता है, जैसे स्लो लर्नर एजुकेशन में बोला जाता है, हमने एक शब्द इजाद किया था अंडर अचीवर। धीरे धीरे प्रयास करते हैं, सीखते हैं, आगे आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, माता पिता अपने बच्चों का विकास देखना चाहते हैं, दूसरे बच्चों का नहीं। अगर 50 बच्चे हैं, एक कलेक्टर बन रहा है, वो नहीं देखते 50 ने क्या किया। तो ऐसी प्रकार के स्पेशल अटेंशन वाले बच्चों को लेते थे, उनके लिए हमने 5 बच्चों की टीचर की व्यवस्था भी की। ये बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट था। अभी आपको समय रहे और जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे खुद ही रहूँ तो पूछिए। आपके व्यक्तिगत जीवन को दर्शकों को थोड़ा बताया था, अब हम वापस आपके मुद्दों की ओर चलते हैं। आपने माननीय विधायक जी का जिक्र किया, माननीय सांसद जी का जिक्र किया, माननीय केंद्रीय मंत्री का भी जिक्र किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र आपकी वार्ता में कहीं पे भी नहीं रहा। उनके लिए क्या अप्रोच रही, क्या आपके द्वारा उनके प्रयास रहे, आपके द्वारा उन तक, और उनकी क्या टिप्पणियां रही, उसके बारे में सरल शब्दों में अगर कहें तो देखिए प्रशासन देश के तो राजा वही होते हैं। और हमारी परियोजना में जैसे ऐसा कहा जाए कि आपके 10, 15, 20 मिनट का जो भी एक प्रोग्राम है निर्धारित, उसमें 2 सालों की यात्रा को बयां कर पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम ना तो कोई राजनेता है, ना कोई एक्सप्रेस की भूमिका निभा रहे हैं। तो सच कहें तो प्रोफेशनल नहीं है कि गागर में सागर को भर दें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इसी वार्ता में कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी 4 से 5 बार मिल चुके हैं। इंदौर इसको क्या बोलते हैं, हवाई पट्टी पर, बेमास हवाई पट्टी पर मिल चुके हैं। विधानसभा में भी उनसे मुलाकात माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में, और हर जगह हमारे विधायक साहब उपस्थित रहे, तो ये उनकी काबिल है और ये अच्छा ही उनके माध्यम से मुलाकात हुई। उसके बाद अलग से भी हमने समय लिया, शाम का टाइम था और दिसंबर 2020 के बाद हम उनसे मिले और फैक्टर 2 के लिए हमने उनसे निवेदन आवेदन किया। क्योंकि जैसे सब लोग बैठे हैं, कमलापुर से बैठे हैं, यहाँ पर इंदौर से और सुलगन से, ये सभी किसानों की पीड़ा है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का जो दंश झेल रहे हैं सभी एक समान हो जाते हैं दर्द के मामले में। उनसे माननीय विधायक जी ने अपने लेटर में लिखा है सब फैक्टर 1 से फैक्टर 2 यानी गुणांक 1 गुणांक 2 एक कारक होता है, इसमें फैक्टर 1 लागू है तो 2 गुना मिलेगा, फैक्टर 2 है तो 4 गुना मिल जाता है। जैसे कि प्रसारित किया जाता है भूमि अधिग्रहण में 4 गुना मुआवजा राशि शासकीय नौकरी और पड़ती बंजर जमीनों को लेंगे, उसी तारतम्य में हम उनसे मिले कि साहब हमारी बाजार मूल्य एक वर्ड चलता है, उसमें बाजार मूल्य का छात्र, तो वो अस्पष्ट था कि बाजार मूल्य किसान क्या माने। भाई किसान के लिए बाजार मूल्य सामान्य क्या होता है, बाजार में कौन सी चीज क्या भाव मिल रही है वही बाजार मूल्य। लेकिन जब भागदौड़ करने के बाद पता चला कि वो जो अधिनियम 2013 का जो कानून है उसमें जो बाजार मूल्य का है वो कलेक्टर गाइडलाइन जिससे आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, उसका आपको 2 गुना मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ गुणांक 1 लागू है। अन्य राज्यों में राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, इन राज्यों में जो दस्तावेजों में मिला है उनके आधार से 4 गुना राशि किसानों को दी जाती है, गाइडलाइन समय समय पर बढ़ाई जाती है। तो हमारा निवेदन करने के लिए माननीय मिले, मुलाकात की हुई, बातचीत और उन्होंने आपके भी संज्ञान में होगा कि अभी 1-1.5 साल पहले कहा था कि किसान भाइयों जमीन गिरवे रख देना या कर्जा ले लेना या उधार भाव कर लेना, बैंकों से ऋण ले लेना, लेकिन जमीन मत बेचना, स्पष्ट उनका एक कथन था और उसी को हमने याद भी दिलाया। विधायक जी ने जो लेटर लिखा वो तो ठीक था, बाकी मैंने उनसे स्पेशली कहा भी था और हमारे साथी किसानों में सब आप तो जा रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा भी मैं किसान का बेटा हूँ और वाकई जमीन नहीं बेचना चाहिए, ये हमारी धरोहर है। तो उसी तरह मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये प्रक्रिया
कभी कभी क्या होता है कि 1 घंटे की प्रक्रिया को हम लोग नहीं समझा सकते। तो मेरे किसान भी यहाँ बैठे हैं, वो कहीं किसान भाई उसको समझेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं किसान का बेटा हूँ। उन्होंने एक जरूर जरूर जारी किया है देवास कलेक्टर के नाम कि किसानों को की जो रिपोर्ट है ये 10 से 15 दिनों में उनसे मांगी थी कि गुणांक 2 के हिसाब से इनकी गणना करके ये रिपोर्टें पेश कर, ये प्रमुख सचिव जी कि इसको पेश किया है। और उसमें बिक्री छाट वगैरह की कुछ प्रोसेस का एक हवाला कलेक्टर महोदय देते हैं हर बार कि बिक्री छाट हो रही है, आप महंगी रजिस्ट्री लाओ या महंगी रजिस्ट्री ढूंढी जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री जी का पक्ष था कि उनकी तरफ से जो आदेश था। बाकी अलाइनमेंट के लिए उन्होंने कहा कि ये केंद्र का विषय है, भाई इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता। भाई उन्होंने जिस अलाइनमेंट की जमीन मांगी हम सिर्फ जमीन दे सकते। अधिग्रहण की जो महोदय के लिए बात थी वो सभी के लिए गए थे। हम इंदौर से बुधनी पूरे 110 गांवों के लिए वो लड़ाई थी, 3 जिले 8 तहसील के जो समस्त किसानों की है वहाँ सभी जो सांसद महोदय थे उनके पत्रों को भी लेकर गए और स्पेशली विधायक जी का तो और उससे जो पत्र आया वो है हमारे पास, आप दिखा सकते हैं सबको। और उसके बाद अभी कोई प्रक्रिया विशेष आई नहीं है उसका। वही आपने जिस प्रकार का सीएम साहब ने बड़ी उम्मीद से भरोसे के साथ अन्याय नहीं होता, लेकिन न्याय भी अभी तक नहीं। तो अभी आपके शायद आज 30 का दिन दिन हो गए हैं शासन के आपसे कोई आया है आपको मारने जानते वजह जानते? अभी तक तो प्रशासन ने कोई खुद नहीं ली है। 20 और आज 21वां ये तीसरा दिन संघर्ष अभी लगभग 1 बजे 12-1 बजे स्वास्थ्य कर्मचारी आए थे और किसानों को स्वास्थ्य जांच करने के लिए तो भी उनको मेडिकल सपोर्ट मिला। बाकी सभी किसानों ने शहर सोना कि हमें ये दया का जीवन न्याय चाहिए। भाई हमें तो न्याय वो चाहिए, हमारी जो समस्या है उसका समाधान चाहिए। आने वाले त्योहारों को देखते हुए हमारे किसान भाई है वही स्वयं जो सरकार की सेन है किसान जैसी स्वयं को बताती है। सम्मान के नाम पर जो निधि हमको मिलती है कि आप अपना जीवन चलाइए, आप देश ऋणी रहेगा, पीढ़ियां ऋणी रहेगी कि आप किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन कोई किसान सम्मान निधि हो या दूसरी राशि हो उसके बदले एक मोह एक छलावा करके हमारी जमीनों को छीना जा रहा है। तो अभी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और 3 दिन से बैठे। ये तो आपने अभी तक आपके जो 2 सालों की लड़ाई है उसका पूरा तो हमें जो कार्यवाही हुई है उनके बारे में हमने जाना। अब मैं आप सभी किसानों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में एक सवाल करना चाहूंगा। यदि आपके अनुसार खेती की जमीन देने से आपके परिवार और आपकी पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा कि कहा जाता है कि कृषि भूमि उपजाऊ भूमि जो आपके दादा जो होती है उसके बारे में कहा गया है कि हजारों सालों के निर्माण के बाद ये अस्तित्व में आती है। कई पीढ़ियों का खून पसीना परिश्रम श्रम इसमें लगा होता है और कई पीढ़ियों की जीवन का आधार रहेगा। जिसे कहा जाता है कोई व्यक्ति कलेक्टर है, एसपी है, बड़े बड़े पदों पर वो बैठा है, उस पद पे उस पीढ़ी की यानी उसके बेटे को बेटी को पोषने के लिए फिर से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन जमीन के बारे में कहा जाता है कि आपके आने वाली पीढ़ी आपके साथ आपको देखते देखते सीख जाएगी कि क्या करना है और कैसे चलेगा। अपने आप में वो एक अमूल्य धरोहर हम आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, स्नेह है या उनके लिए जो एक प्रेम है वो हमें उन्हें भेंट करके जाते हैं। मैं यही कहूंगा तो हमारे साथ जितने भी किसान हैं उनके आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य बहुत ज्यादा अंधेरे में अंधकारमय होने वाला है। कि सरकार योजनाएं परियोजनाएं कई लेके आती है लेकिन उससे प्रभावित लोगों के लिए ना तो विस्थापन का कोई नियम स्पष्ट है, ना जो भी विस्थापन हुआ है उनका पुनर्स्थापन पुनर्वास है ना। जैसे इसमें इसी उल्लेख में मेंशन कर दूं आपको, इसमें शासकीय नौकरी का भी एक प्रावधान हुआ करता था रेल परियोजना से ये 11/11/2019 में खत्म कर दिया है। ललितपुर सिंगरौली ये आखिरी प्रोजेक्ट था जिसमें इसका लाभ मिला है। उसके तथ्य हमारे पास सुनील जाट जी बैठे हैं और ये बहुत अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे इस विषय को कि वो जो प्रावधान था वो हटा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा किसानों के जीवन में या किसान तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधेरा है।
और इसीलिए बैठे हैं। ये आप भी जानते हैं कि अगर जीवन पे संकट नहीं होता तो यहाँ जीवन को संकट में क्यों डाला। वे मरणासन पे बैठे हैं, मतलब बार बार गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मिलने या जीवन भर ये संघर्ष करने से अच्छा है कि एक ही बार हमने चुनाव खत्म करे। हमने कई बार इच्छा मृत्यु का भी आवेदन किया, ये बहुत बड़ा विषय है। कर राष्ट्रपति महोदय के नाम, प्रधानमंत्री महोदय के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम, और यहाँ तक केंद्रीय कृषि मंत्री जी के और रेल मंत्री जी के हाथ में भी लेके आए साहब हम एक लेकिन अभी तक कोई उन्होंने अनुमति नहीं दी थी। बोले तुम्हें मरना नहीं, ऐसे तकलीफों में जीना, इसलिए फिर हमारी तरफ से हम हमारी लड़ाई, हमारे दर्द अगर अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म रहेंगे क्योंकि हर जगह कुछ अलग मिलेगा। 2 वर्षों में जो दिन गुजरते हैं, समय गुजरा है, कैसे हमने बिताया, कैसे काटा है, उसी धरने के दौरान अभी आपको क्या परेशानियों तकलीफों का सामना करना पड़ा? धरने में तो क्या है, ये पानी आ गया, ये छोटी समस्या है कि भाई तो अथॉरिटी का वो है। महिलाएं बच्चों को लेकर बैठी हुई, पुरुष 3 दिन से भूखे बैठे। अब आप बताइए, कोई भी भारतीय प्रतिव्रता नारी अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती, तो उनकी पीड़ा को देखते हुए वो घर बहुत मुश्किल जा पाते हैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए, बुजुर्ग सास ससुर की देखभाल के लिए, है ना। जो बोलते हैं कि मूक जो प्राणी है, गाय है, बैल है, वही जो किसान का परिवार तो यही है, वो एक सदस्य है। उनकी देखभाल के लिए जाना है, चारा भूसा करना है, दूध लगाना है, परिवार के दूसरे जो बुजुर्ग लोग जो पलंग पर लेटे हुए हैं उनकी सेवा करना, और फिर वापस यहाँ आना। तो इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है कि किसान जो करोड़ों लोगों का पेट की आग बुझाता है, क्या पेट भरपाई के लिए जाना जाता है, कि वो अन्न पैदा कर रहा है, और वही अन्नदाता आज अनशन पे बैठा है। ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात। पीड़ा पिछले 3 दिनों में यह है, कई किसानों को बुखार आ गई, कई किसानों को सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि किसान जो अन्न पैदा करता है वो अपनी दुनिया ये मानता है कि मैं मेरी जमीन से अच्छा पैदा कर लूं और अच्छा खा लूं। उनको अगर 3 दिन से लगातार भूखा है तो पीड़ा का एहसास तो आप लगा ही सकते हैं। ये इन किसानों से व्यक्तिगत पूछ सकते हैं कि क्या दर्द है और क्या दर्द है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अंत में आखिरकार आप चाहते क्या हैं? उचित मुआवजा के लिए आपकी मांग है या जमीन ना देना? मतलब नहीं, जमीन नहीं देना, स्टेटमेंट स्पष्ट, सरल और सटीक मेरा ये स्टेटमेंट रहेगा। मेरा नहीं, मेरे सारे किसानों का रहेगा। जो आप सभी का सम यही है ना, यही है, जमीन देना नहीं है, जमीन नहीं देना है। क्योंकि ये जो सर्वे बताते हैं कि परियोजना में पहले हम कभी भी शामिल नहीं थे, अगर हमें जानबूझकर भूमिहीन करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है तो वो गलत है। सैटेलाइट एसी में बैठे हुए कर्मचारियों ने हमारी एसी में पेशी कर रखी है, उन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से, जबकि पड़ती बंजर खास की जमीनें वहां थी, उन्हें ले सकते थे। तो ऐसा जो कहना होता है कि जान है तो जहान है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो जमीन है तो जहान है, क्योंकि हम आज नहीं तो कल मरना ही है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे, तो वो हम जो हमारे पूर्वज हमको देके गए, जो कृषि भूमि, जो उपजाऊ जमीन, जो अमूल्य संपदा हमारे पास है, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। हमारी एक ही मांग है, इन 8 गाँवों का अलाइनमेंट चेंज किया जाए और या फिर ये रेल परियोजना को ही निरस्त कर दिया जाए। क्योंकि इंदौर से बुधनी पूरे 7,500 किसान ये चाहते हैं कि या तो उसमें उचित मुआवजा मिल जाए, उन लोगों को भी वो नहीं मिला है, उनकी आंदोलन को भी नहीं सुना गया, उनकी मांगों को भी दरकिनार किया गया। जब न्याय मिल ही नहीं रहा है, भाई हमें कोई सुनने वाला नहीं है तो हम जमीन क्यों देंगे? भाई जो नीतियां अगर सरकार, माननीय मोदी हो तो मुमकिन है, ऐसे कई जुमले ऐसे चलते हैं और ऐसा भरोसा पैदा किया गया है कि आप कोई समस्या बताओगे तो हम समाधान करेंगे। अगर उन्होंने ये कहा है, अगर हमें सुना जाए, उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं तो वो स्पष्ट बताते हैं कि उनके हिसाब से देश चले या प्रशासनिक अधिकारियों के हिसाब से। अधिकारी तो मान ही नहीं रहे। पड़ती बंजर से उन्होंने मन की बात रेडियो प्रोग्राम 22 मार्च 2015 में स्पष्ट कहा है कि रेलवे परियोजना में पड़ती बंजर शासकीय जमीनों को लिया जाए। अगर वहाँ उपलब्ध है तो हमारे यहाँ उपलब्ध है, फिर क्यों नहीं लिया गया इस प्रोजेक्ट को? ये हमारा उनसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि या तो अपनी योजनाओं में सुधार कीजिए, अपनी नीतियों में सुधार कीजिए। ये जो अधिनियम 2013-2015 संशोधित करके लेके आए हैं,
फैक्टर को लेकर राज्य स्वतंत्र है, वो दे ही नहीं रहे हैं। जब मुआवजा देना ही नहीं चाहते हैं, जब सरकार हमें उचित मुआवजा, जो अन्य किसानों की पीड़ा है, भाई हमारे 8 गाँव की जो पीड़ा है वो अलाइनमेंट चेंज की है। अगर अलाइनमेंट चेंज सरकार नहीं करती है तो ये परियोजना को निरस्त करें, क्योंकि जब आप हमें सुनने को तैयार नहीं है तो हम भी आपको सुनने नहीं बैठे हैं। कानून एक समान होना चाहिए, हमें भी जीवन जीने का, स्वतंत्रता का, समानता का, स्वच्छंदता का अधिकार हमें मिलना चाहिए। और जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हर बार ये कहना रहा है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से दूर ना रहे, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और उसमें भी देर नहीं होनी चाहिए। अगर देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय जैसा ही होता है। अर्थात मैं स्पष्ट और सरल शब्दों में हम अलाइनमेंट चेंज करवाना चाहते हैं। अगर ये परियोजना इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है तो इसकी अलाइनमेंट को चेंज किया जाए। शेष जो क्षेत्र रहे हैं, जो आंदोलन में रत हैं, जो किसान पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनकी मुआवजा राशि, उनकी वृद्धि की जाए। कमलापुर घाट से लेकर इंदौर तक और कलवार घाट से इधर नीचे से लेकर आपकी बुधनी तक, और सभी विचाराधीन है। हमारे साथ कमलापुर से किसान साथी बैठे हैं, उनकी याचिकाएं कमिश्नरी में लंबित है, कोई नहीं सुन रहा है। जब सुन ही नहीं रहे हैं, 12-12 साल बाद अगर हमें मुआवजा मिलेगा तो हम ज़मीन क्यों दें? 12 साल हमारी संतानें क्या करेंगी, हमारी ये पीढ़ी क्या करेंगे, बुजुर्ग जो घर में। और आप को एक और अच्छी जानकारी दे दूँ, हमारे मनोज भैया भी साथ में हैं और पीड़ा से बहुत गुजर रहे हैं, सभी सब अपनी अपनी तकलीफ़ों से कम 40 से 50 किसान भाई, मनोज भैया अपने साथी जो थे इंदौर बुंदी रेल लाइन, वो हमें छोड़कर जा चुके। मतलब जो किसान रेलवे में प्रभावित थे, जिनके नाम से नोटिस है, अलग अलग बीमारियों के चलते, कई दबाव के चलते, और प्रेशर, कर्ज का प्रेशर अलग, जमीन जाने का तनाव अलग, माँ बाप की पीड़ा अलग कि भाई ज़मीन पूरी 8-8 एकड़ चली गई और 8 एकड़ पे वो निर्भर थे। नाम मात्र का 24 लाख 32 लाख उनको मुआवजा है। कहीं 4 लाख एकड़ मिला, कहीं 6 लाख एकड़ मिला, कहीं 8 लाख एकड़ मिला, कहीं 10 लाख एकड़। 10 लाख एकड़ जहाँ मिला है वहाँ ज़मीनों की कीमत है 1.5 करोड़ रुपए एकड़। कैसे संभव? जब इतनी भी संगतियाँ है, इतनी दूरी है, इतनी गैप है, और माननीय कलेक्टर जी का भी देवांश का स्पष्ट कहना है कि रवि पलायन तो करना पड़ता है। स्पष्ट शब्द थे कि पलायन तो रवि करना पड़ता है। जिस मुआवजे को आपको किसी भी परियोजना में जो मुआवजा मिलता है, उससे वहाँ तो उतनी ज़मीन नहीं, कहीं दूर ही जाना पड़ेगा। तो जब प्रशासनिक अधिकारियों के स्पष्ट कहना है कि जब पलायन आपको करना है, मतलब अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण कानून में विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा, तो फिर उसे बदलाव करना चाहिए, सुनना चाहिए। और मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कोई भी विकास कार्य के लिए ज़मीन ले, पहले आप उसका स्पष्ट जो रिपोर्ट है उनके पास, डेली जो आदेश है वो लेवें, और किसी विधि सम्मत व्यक्ति से मिले, सलाहकार से मिले कि इसमें क्या हो सकता है, क्या मेरी पीढ़ी, मैं खुद आज, मेरे पूर्वज, मेरे साथ जो निर्भर लोग हैं वो रोड सड़क पे तो नहीं आ जाएंगे, है ना। तो ये स्पष्ट करें कथनी और करनी में कि जो परियोजना के लिए जो भूमि ली जा रही है, क्या हमें जो रिवार्ड मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, प्रतिफल मिल रहा है, वो उचित है या नहीं। क्योंकि हमें 2 साल में निराकरण नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, मतलब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा विसंगतियों से भरी हुई है और बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण है, और ये बहुत टालमटोल और देर से चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे सुनने वाले बहुत सारे भूमि अधिग्रहण से जुड़े अधिवक्ता, वकील महोदय, जजेस, रिटायर्ड जजेस, मैं उनसे भी जब मिला, उनका भी यही कहना था कि भैया मौके पे जो फैसला हो जाता, फाइनल हो जाता है, वही यथार्थ माना गया। तथा यह स्पष्ट है कि हमारे 8 गाँव के अलाइनमेंट चेंज की हमारी मांग है और वो यथावत बनी रहेगी। अगर वो नहीं होता है तो ये परियोजना को रद्द करें। जी बिल्कुल, को लेकर गुजारिश करता हूँ सरकार से, आपकी मांगें सुनी जाए, उस पर जो भी उचित निर्णय हो वो लिया जाए। अब अगर हमारे शो के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के किसान जिनकी जमीन अधिग्रहित नहीं हुई है उनको भी, और जिनकी अधिग्रहित हुई है उनको भी अगर संदेश देना चाहे तो क्या संदेश देना? ये कि क्या कहना चाहेंगे भाई, जिनकी चले गई वो तो बर्बाद हो गए, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाली जितनी भी प्रस्तावित योजनाएं हैं या परियोजनाएं हैं, अगर उनकी जरा सी भी आपको जानकारी मिलती है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आपकी ज़मीन की टेस्टिंग के लिए आ रहा है, किस बहाने से आ रहा है, वो झूठी बोलते हैं, ओरिजिनल बात कभी नहीं बताते। कोई बोलेंगे सिंचाई योजना के लिए आ रहे हैं, कोई बिजली खंभे के लिए आ रहे हैं, ये सब झूठ है। जिस भी परियोजना के लिए आए हैं उसका एक आदेश उनके पास होता है कि भाई टेस्टिंग करने आए हैं तो वो आप प्राप्त करें। दूसरा, जिस परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं उसमें जो मुआवजा का निर्धारण है वो सभी को पता है कि फैक्टर 1 मध्य प्रदेश में है,
अगर मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो वो अलग अलग कारकों पे चलेगा। फैक्टर 2 भी यदि आता है वो सिर्फ कलेक्टर गाइडलाइन। तो मेरा स्पष्ट निवेदन है सभी किसानों से कि आप अपने अपने गांव का व्यवहार मूल्य जो चल रहा है, जिसमें लेन देन हो रही है, वहाँ पर कलेक्टर कमिश्नर से निवेदन करें, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से निवेदन करें, क्योंकि किसान के लिए अब ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल है। एक किसान जिसकी सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, गेहूं की हो रही है, चावल की हो रही है, चने की हो रही है, वो 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए लाके पर एकड़ तो खरीद नहीं सकता। तो स्वाभाविक है कि किसान की जमीन तो गाइडलाइन बढ़ाएं, अपने गांव की गाइडलाइन को इतना कर लें, सरकार किसी विशेष परियोजना में अगर आपकी जमीन को ले रही है तो आपको 2 गुना और 4 गुना राशि उस लेवल पे मिल सके। पहले तो आप सुधार करवाएं, सरकार को रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें, अपने एसडीएम, अपने कलेक्टर, अपने कमिश्नर, अपने जनप्रतिनिधियों को ये बताएं, प्रस्ताव पास कराएं पंचायतों से कि भूमि अधिग्रहण में सुधार होना चाहिए। अन्यथा अगर सुधार नहीं होता है तो हम भूमि अधिग्रहण का पूर्णतः विरोध करते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का और पूरे किसान जाति का विनाश हो। मध्य प्रदेश में ऐसी कई परियोजनाएं चल रही हैं जिससे भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसान न्याय के लिए कई कोर्ट की चौखटों पे सालों से बैठे हैं, चल रहे हैं और उन्हें तारीख पे तारीख इसका इसका संदेश मेरा, आप गाइडलाइन बढ़वाएं, परियोजना की इस पर जानकारी लें, बहकावे में ना आए और जो आपको बहका रहे हैं या आपको बरगला रहे हैं उनके झांसे में बिल्कुल ना आए। और हमारे जैसे जो किसान पीड़ित हैं उनके लिए आप दुआ करें, आप सपोर्ट करें, आप सहारा दें। और हर एक जो विरोध शुरू होता है किसी बात को लेकर, किसान हितैषी अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है, तो मेरा इस चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, है ना। और जैसे मैं एक शिक्षक होने के नाते एक सबसे फिर गुजारिश है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, भले उसके लिए आधा एकड़ 1 एकड़ अगर अब जमीन बेचना पड़ रही है, जैसे बोलते हैं ना कि राशि नहीं है, पैसा नहीं है, रही है, क्या करें, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उनको शिक्षित जरूर करें। ये पीड़ा, क्योंकि मेरे जैसा शिक्षित व्यक्ति सिस्टम से पहले बेरोजगारी की चपेट में थे, फिर स्वरोजगार के लिए खुद आए, कोरोना की भेंट चढ़ गए, उसके बाद जब ये भूमि अधिग्रहण इतना माथा ठनका उसके बाद से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन में मौत ही आ सकती है, इसके सिवा और कुछ नहीं आ सकता। क्यों कि भूमि अधिग्रहण हो जाने के बाद, खासकर रेलवे प्रोजेक्ट, उसके बाद तिल गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मरने से अच्छा है कि आप अपने इंसाफ या न्याय की लड़ाई में अपने जान की भेंट चढ़ा दें या कुर्बानी कर दें या तिलांजलि दे दें। अच्छी बात आपने शिक्षा को लेकर, किसानों की जागरूकता को लेकर हमारे किसान साथियों को बताया। और इसी कड़ी में आपके साथ अन्य क्षेत्र के किसान साथी जुड़े हैं, क्या दे रहे हैं, क्या काम मतलब आप इस तरह से अधिग्रहण से पीड़ित है, अपनी समस्याएं हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कानून विभागीय अधिकारी है उन्हें कानून का कोई नॉलेज नहीं, उन्हें अवार्ड ऐसी पारित कर बिना नॉलेज स्पष्ट आरोप लगा रहे हो, बिना नॉलेज से अवार्ड पारित कर दिया। यही यूँ कहे कि अवार्ड बाहर से आया, सिर्फ साइन हाँ, सिर्फ साइन कर दिया, ये लीडर को। ये बोल सकते। उन्होंने ना तो कोई कानून पढ़ा है अवार्ड पारित करने के लिए। कानून रेलवे में ये बोलता है कि 11/11/2019 में रेलवे के जो प्रावधान था, जिसकी जमीन जाती है उसको खरीद भी जाती है। उसके बाद 11/11/2000 उन्होंने ऐसा करा था कि प्रत्येक किसान को 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। उसका अवार्ड का कोई उल्लेख नहीं करा, किसान दर भटक रहा है। उसके बाद और यही बात मैंने एडीएम साहब और कलेक्टर से भी कही, बीच में जोड़ देता हूँ। सिंगरौली मध्य प्रदेश में ये भी योजना मध्य प्रदेश उसका लेटर हमारे पास में है। और जब हमने रेलवे को लेटर लिखा 5 लाख रुपए के लिए, तो रेलवे ने हमको लेटर ये बाय पोस्ट की, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दे सकते हैं, लेकिन जब एसडीएम हमसे मांग करेगा पैसे तो हम पैसे देने को तैयार हैं। रेलवे वाले ने कभी मना नहीं करा, उन्होंने लिखा इसमें स्पष्ट लिखा है। तो फिर एसडीएम ने अवार्ड में पारित क्यों नहीं करा उससे पहले? उसको लेकर आपने शिकायत करी, हमने कलेक्टर में भी करी है। अब उन्होंने ये बोला कि एसडीएम कुछ भी नहीं कर सकता, अब आर्बिट्रेशन में जाइए। हमारा क्या हाँ, सुना नहीं जा रहा कुल मिला के ये बात।
और खास बात यह है कि गाइडलाइन कम सोचा जाता है सिर्फ एक कदम पर। एक कदम आप इधर रखो और एक कदम इधर रखो। उसका ये भी मेरे पास उसका भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सारे लेकर आप देख सकते हैं, इनके देख सकते हैं। प्रमाण में साक्ष्य मौजूद है। ये देखिए, ये हमारे गांव है बुलाई, इसमें 3.5 बीघा जमीन गई है। उसको 45 लाख रुपए का मुआवजा मिला, 45,43,000। नहीं, ये पूरा 3.5 बीघा का बता रहा हूँ मैं। और ये सेम जमीन, ये भी 3.5 बीघा जमीन है, 2 आरा और ज्यादा है जी। इसमें 13 लाख रुपए मुआवजा मिला। हाँ, सिर्फ एक कदम का फर्क है। आज भी एक कदम अंतर है। पेड़ भी नहीं है, सिर्फ एक कदम का फर्क है। एक आदमी इधर पाँव रखेगा और इतना फर्क है, तो ये मुआवजा। विसंगतियां हैं जैसे हमने अभी जिक्र करा। ये एटीएम ने हमको लेटर में भी लिखा ना, अनुग्रह ने ये पूरा बताया 8,80,000 रुपए हेक्टेयर की गाइडलाइन है। और सटीक गांव खोला है, 28,47,200 रुपए की गाइडलाइन है। 19,66,400 प्रति हेक्टेयर कम है, मतलब इतना नुकसान है किसान। बहुत वाजिब मांगों को लेकर, जमीन सेम है, बहुत ध्यान रखो। वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत वाजिब मांगों को लेकर आपने लड़ाई है। मैं सरकार से और सारे साथ और ये रेलवे उपलब्ध है। ये वाला जो लेटर में ये देखिए ना, इसमें रेलवे बोर्ड ने लिखा है 11/11/2019 से कि हम रेलवे की नौकरी है वो बंद कर दी, उसकी जगह 5 लाख रुपए देने का दिए जाए। इसमें पूरा ये हमने कलेक्टर को भी बताया है। और अभी जो यहाँ हुआ था आपका क्या नाम है, अधिग्रहण करना है, हाँ, उस दिन पे हमने अभी नए एडीएम साहब आए, जैन साहब बोले मुझे तो इसका प्रावधान भी पता नहीं। मैंने भी एडीएम साहब से बोला, तो कुछ भी बात करते हैं, उनका क्या नई नई चीजें लाते हैं। मतलब एक प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिम्मेदार जवाब देने को तैयार नहीं है। वो तो भूखे प्यास से बैठे हैं कि बस इनकी जमीन हड़प ली जाए बस। और हमने आपत्तियां लिखी है, तो अवार्ड में एटीएम साहब कह रहे हैं कि कोई आपत्ति देने ही नहीं आए। क्यों बोल रहे? हाँ, सही था। और अवार्ड में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि कोई आपत्ति नहीं आई है हमारे पास। उसके बाद कि हमारी आपत्ति की उनके सील साइन है, हमारी आपत्ति हमने वो कापी दी आपत्ति जाती है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर जब हमें कोई सुनने वाला नहीं है तो हम हमारे बाप दादाओं की जमीन जायदाद को दें? बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल इसके खिलाफ सरकार के खिलाफ है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। हम अपने अंतिम सांस तक हम हमारी जमीन के लिए लड़ेंगे। अगर हम गुनहगार हैं, अन्य जितने भी मेरे किसान साथी मुझे सुन रहे हैं, कई किसान संगठन मुझे सुन रहे हैं, हमारे जिला प्रशासनिक अधिकारी हो, राज्य प्रशासनिक अधिकारी हो, केंद्र प्रशासनिक अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि जो भी हमें सुन रहे हैं, हमारा आत्मीय आपसे निवेदन है, एक अच्छा विधायक, अच्छा सांसद हम चुन सकते हैं, अच्छी व्यक्ति को हम वोट दे सकते हैं, हमारे लिए अच्छी नीतियां बनाना आपका काम है। अब नीतियों में इतनी बड़ी विसंगतियां हैं, अधिकारी कागज देने को और सारे अधिकारी केंद्रस्थ हैं कि भैया जब कानून में उस चीज का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो हम कौन सी धारा का लाभ दें, कौन सा नहीं दें। जब उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको आपने ट्रेनिंग ही नहीं दी है, आपने उनको प्रॉपर भेजा ही नहीं गया है कि आपको सुनना है, समझना है, उनकी तकलीफों को जानना है, फिर हम विकास में आपका कैसा सहयोग करें। हम विनाश के लिए तैयार नहीं है, हम पूर्वजों की जमीनें छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है जब तक कि आप इनमें सुधार नहीं करेंगे। हम मानने को बाध्य नहीं है, हम किसी भी ऐसी नीति को मानने को बाध्य नहीं है जो हमें मजबूर करे, जब बेदखल करे हमें जमीन जायदाद से, फिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करे। बात कही रवि कि आपने आप सारी जो मांगे हैं पूरी तरह से बात है। आपने जो साक्ष्य तो सरकारी और आपकी मांगों पर उचित कार्रवाई करें। तो जमीन 2 साल पहले जा चुकी है, तो आपका मामला भी कमिश्नरी में लंबित है। तो क्या 2 साल से ये जो मामला लंबित है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस रही है? मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो अधिग्रहण जबरदस्ती की गई है, इसमें हम जमीन देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। और हमें जो मुआवजा मिला है नाम मात्र मिला है। मेरी जमीन 3.5-4 बीघा गई है, जिसमें 13 लाख रुपए मुआवजा मिला है। लगभग आपको खत्म हो चुका है, सोयाबीन नहीं हुआ, गेहूं नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पैसा खत्म हो गया। अब हमने कार्पोरेशन में हमारा 2 साल से केस चल रहा है। तो थोड़ा स्पष्ट रूप से कमिश्नर उज्जैन संभाग आयुक्त में हमारा केस चल रहा है 2 साल से। बस तारीख पे तारीख मिल रही है हमको, अभी तक कोई उसका न्याय नहीं मिला है हमें। और अभी बीच में हमारे जो कमिश्नर थे वो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद अभी 4-5 महीने बाद अब दूसरे आशीष सिंह जी आए हैं, अभी उन्होंने भी कोई तारीख नहीं दी है। और हमारा ये है कि हमें जो बाजार मूल्य है उससे 4 गुना मुआवजा दिया जाए। ये आपकी मांग है।
लेकिन इस पर और हाँ, और जो रेलवे का जो नियम है नौकरी के बदले में, वो 5 लाख रुपए प्रत्येक किसान को जो दे रहे हैं, वो भी हमें उसका लाभ दिया जाए। तो बाद में का कहना है कि प्रति किसान को 5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, दिया जाना चाहिए। लगभग सभी किसानों की मांग है, जैसे तो मांगेगा तो अलग ही ये रेलवे परियोजना रद्द कर दी। हम तो आर पार सरकार से बिल्कुल आगे सामना करने को तैयार हैं। कहते वो रेल योजना अगर निरस्त होती है बहुत तो सबसे अच्छा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि हमारे क्षेत्र क्योंकि इस परियोजना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम साबित कर सकते हैं कुछ सालों में हम पागल हो गए, परेशान हो गए। भाई जितने इससे लाभ हो गए उससे ज्यादा तो नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारी ये योजना निरस्त होना चाहिए। हमारी जमीन की आधी इधर हो गई, आधी ऊपर है, क्या होगा? है, उसका कोई रास्ता नहीं है। वो हो गई तो जमीन को उधर की होने ही नहीं। जी बिल्कुल, आप लोगों की बिल्कुल वाजिब मांगे हैं और हमारे शो के माध्यम से मैं यही चाहूंगा कि सरकार आपकी मांगों को सुने, समझे, आपकी पीड़ा को आपके दर्द को समझे और इस परियोजना में जो भी उचित निर्णय आप लोगों के पक्ष में आए इसके लिए मैं कामना और करता हूं। हमारे चीफ अधिकारी ने हमारी मदद करने की चाहिए, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जी सबसे पहले बात बताऊंगा। आप जो क्षेत्र के अधिकारी हाँ बिल्कुल, जिन्हें एडीएफ ने हमारी मदद करनी चाहिए, प्राइवेट उगारे थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ऋषभ गुप्ता जी जो कलेक्टर थे, उन्होंने भी हमारी मदद करना चाहिए, तो उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। ये बहुत गलत हो रहा जाती है, है। जाती हो रही है। नेक दिल लोगों को हटाया जा रहा है ताकि किसानों को ना सुना जाए। और जो एजेंसी है, ये जो आरबीएनएल है, या जो भी ऊपर मंत्रालय है, वो ये चाहते हैं कि पैसा देना ही नहीं। जब वो पैसा देना नहीं चाहते हैं, उचित मुआवजा, उचित प्रतिफल, उचित राशि, तो हम जमीन क्यों दें? ये मुद्दा है। बिल्कुल ये एक प्रकार से मेरी भारत सरकार के साथ सीधी लड़ाई है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन, ये जो बिल है उनका, भूमि अधिग्रहण 2013 है, 1990 है या 15 है, जो भी है XYZ, इसमें अब सुधार होना चाहिए। अगर किसी विकास कार्य के लिए कृषि भूमि, उपजाऊ भूमि को आपको लेना है, पहले उसके लिए प्रस्ताव आपको पास कराना होगा। बंजर पड़ती शासकीय जमीनें ही आपको लेना है। जो ट्रेंड अधिकारी है उसी को उस कार्य के लिए भेजें और वो तब तक बना रहे जब तक वो परियोजना से पीड़ित प्रभावित किसानों का उचित विस्थापन, प्रतिस्थापन, पुनर्वास नहीं हो जाता, उनको उनके वास्तविक मूल अवस्था में नहीं पहुंचा दिया जाता। जो उन्होंने खोया है वो उनको मिलना चाहिए। तब तक हमारी मदद ये रहेगी कि इसमें भूमि अधिग्रहण में सुधार बनाएंगे। अरे अभी मीणा जी और सभी धरना स्थल पर बैठे किसान जिनकी मांगों को मैं यही चाहूंगा कि सरकार द्वारा सुना जाए, समझा जाए, जो इसका उचित निर्णय किया जाए। इसी के साथ इसी संवाद जनता की आवाज को अब तक पहुंचाता रहेगा। तब तक देखते रहिए हमारा शो देसी संवाद। नमस्कार।